LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम फिर हाजिर हैं नया सवेरा के खास अंक को लेकर। मैं हूं शहला निगार। निसार मिशन की लॉन्चिंग आज है। दुनिया देखेगी भारत की अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की ताकत। जी हां, लॉन्चिंग की हर एक अपडेट हम पहुंचाएंगे आप तक। इसके अलावा संसद की कार्रवाई की भी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। राज्यसभा में आज पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत और सफल ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी रहेगी। साथ ही साथ राज्यसभा में एक विधेयक भी विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से हमारी नजर रहने वाली है। अगले एक घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें, और साथ ही साथ बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों की भी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। भारत की सैन्य ताकत के आगे खुद पाकिस्तान ने टेके घुटने। पीएम ने कांग्रेस से भी किए तीखे सवाल। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे विदेश मंत्री। सदन के नेता जेपी नड्डा भी रखेंगे अपनी बात। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सदस्य बहस में हुए शामिल। रूस के पास कामचटका प्रायद्वीप में 8.7 तीव्रता का भूकंप, कई लोगों के घायल होने की खबर। रूस समेत अमेरिका और जापान सुनामी का अलर्ट। आज शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार। पूरी धरती पर नजर रखेगा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। भारत को मिलेगा और बेहतर डेटा। और भारत के पारंपरिक खेल खो खो को खेल कैलेंडर में मिली मान्यता। लोकप्रियता के नए युग की हुई शुरुआत। भारत अब नहीं डरता। जी हां, संसद में इस समय ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा के बाद कल शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया तो उसमें विपक्ष के हर सवाल का साफ साफ जवाब तो था ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आईना दिखाने की भी कोशिश की। पीएम ने कहा कि अब भारत डरता नहीं है और ये ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया है। पीएम ने साफ कहा कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम ने यह भी साफ कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था। पीएम ने 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के फोन कॉल का भी जिक्र किया और कहा कि 3-4 बार उनका फोन कॉल आने के बाद जब उन्होंने कॉल बैक किया तो जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। और इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर पाकिस्तान का यह इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा और भारत गोली का जवाब गोले से देगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया।
मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने वाले कांग्रेस सदस्य के बयान की भी याद दिलाई। पीएम ने इसे पहलगाम हमले के पीड़ितों का अपमान बताया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के लिए अब पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है। 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से, प्लीज बैठिए, दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस और पाकिस्तान की मांग लगभग एक जैसी है। कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत दी, लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं, उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती है इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं, विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं, गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा
पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी की बात सुनने के बाद विपक्ष अपनी छोटी राजनीतिक विचारों को छोड़कर देश के लिए एक बड़ी सोच के साथ सरकार को समर्थन और ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करेंगे। कांग्रेस अब पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे नहीं बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में जो बात चलती है नैरेटिव, वो कांग्रेस यहाँ उसको आगे बढ़ाता है और कांग्रेस जो यहाँ बोलता है उसको फिर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो कांग्रेस का नैरेटिव और पाकिस्तान में जो बोलता है उसमें तालमेल हुआ कि नहीं हुआ, यही बात को देश के लोगों को समझना है। पूर्व गृह मंत्री अगर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का कोशिश करता है और वो कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ सदस्य है तो वो तो जाहिर सी बात है, सबको आपत्ति तो होगा ही। तो इसलिए इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को पूरा लेना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को किस बात को लेकर के क्लीन चिट देने का काम किया है, वो कांग्रेस बताए। और राजेश राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा अपडेट लेकर। राजेश सुप्रभात। आज की अगर हम बात करें तो आज भी राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जो है चर्चा जारी रहेगी। विदेश मंत्री इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौन कौन और वक्ता रहेंगे, क्या कुछ दिन भर रहने वाला है? देखिए, आपने कल देखा कि लोकसभा में किस तरीके से 2 दिनों तक मैराथन बहस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर चली और हमने देखा कि मॉनसून सत्र जो पहला हफ्ता पूरी तरह से वॉश आउट हो गया था, दूसरे हफ्ते में एक उम्मीद की किरण जगी जब ऑपरेशन सिंदूर के बहाने सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ आए और दोनों ने चर्चा की। सोमवार को हमने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई रात में 2 बजे तक चली। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण के साथ लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जहां खत्म हो गई, वहीं पर राज्यसभा में चर्चा जो है कल 2 बजे दिन में शुरू हुई। हालांकि 2 बजे के पहले विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन 2 बजे से लेकर रात 10 सवा 10 बजे तक राज्यसभा में भी भारी चर्चा चली। और आज अगर बात करें तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा इस चर्चा में शामिल होंगे। जेपी नड्डा के भाषण पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं कि जेपी नड्डा क्या कुछ अपने भाषण के दौरान क्या कुछ कहते हैं। वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कल ही अपना संबोधन जो है ऑपरेशन सिंदूर पर कर चुके हैं और कल जेपी नड्डा ने इंटरवीन करने की कोशिश की थी एक बार, लेकिन आज उनका जो स्पीच है वो देखने को जोरदार मिलेगा और विपक्ष की तरफ से भी तमाम जो महत्वपूर्ण वक्ता हैं वो अपनी बातों को रखने का काम करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के अलावा अगर हम बात करें तो दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में एक एक विधेयक भी लिस्टेड है। राज्यसभा में जो विधेयक लिस्टेड है सर्बानंद सोनोवाल के विभाग से संबंधित, वो विधेयक कई दिनों से लिस्टेड है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा सकती है कि चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा लंबी होगी तो ऐसे में राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा तो शुरू नहीं हो पाएगी। लोकसभा में देखना होगा कि मर्चेंट शिपिंग से संबंधित जो विधेयक है वो विधेयक क्या सर्बानंद सोनोवाल पेश कर पाते हैं और विपक्ष लोकसभा में हंगामा नहीं करता है तो सब कुछ विपक्ष पर निर्भर करेगा कि वो विधेयक पर चर्चा सुनिश्चित करते हैं या फिर ऑपरेशन सिंदूर से इतर जो उनका हंगामा जारी रहा है बिहार में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में गड़बड़ियों को लेकर, क्या वो जारी रहती है या देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें या पिछले 2 दिनों में हमने देखा है जिस तरह से एक मैराथन चर्चा हुई है ऑपरेशन सिंदूर पर, तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब जो है निकलकर सामने आते हुए नजर आए हैं। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इस बात को, जिस तरह से चर्चा देखने को मिली है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के मुंह पर अब ताला लगने का काम हो गया है। जिस तरह से तमाम सवाल जो वो खड़े कर रहे थे उनके स्पष्ट जवाब उनके सामने रखे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं अब उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लीडर हैं और लोकसभा में भी वो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं एनडीए संसदीय दल के भी नेता हैं, नेता सदन भी हैं। लिहाजा उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के मसले पर देश में जो एक धुंध की स्थिति बनाने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा था, उस धुंध को
कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करें। और प्रधानमंत्री के संबोधन से ये सब कुछ साफ हो चला है कि भारत सरकार ने किस तरीके से पाकिस्तान को बुलडोज करने की कोशिश की, कैसे उनके जो इरादे थे, जो मंसूबे थे, उसको कैसे बुलडोज किया गया, उसकी सिलसिलेवार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जवाब देकर निश्चित तौर पर विपक्ष के मुंह को बंद करने का काम किया है। एक तरफ प्रधानमंत्री ने सेना के शौर्य और पराक्रम को जहां एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जहां शौर्य और पराक्रम की उन्होंने जोरदार सराहना की, वहीं पर उन्होंने कांग्रेस पर हमले बोले और कहा कि छोटे छोटे दल जिनको सत्ता में रहने का बहुत लंबे समय तक अनुभव नहीं है, वो अगर इस तरह के सवाल खड़े करें तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जिस कांग्रेस ने इस देश पर लंबे समय तक राज किया है, उनको शासन चलाने की जो तमाम छोटी छोटी बारीकियां हैं, ये सब कांग्रेस को पता है। इसके बाद भी अगर कांग्रेस एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करती है तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद है और उन्होंने इसी बहाने कांग्रेस को जोरदार घेरने की कोशिश की। आप एक लंबे समय से देखिए पार्लियामेंट कवर करते रहे हैं, तमाम स्पीच आपने प्रधानमंत्री की सुनी है। इस स्पीच में जो प्रधानमंत्री ने बातें कही, जिस प्रकार से करारा जवाब विपक्ष को देते हुए नजर आए, विपक्ष ने तमाम मुद्दे बार बार वो खड़े करने की कोशिश की जो कहीं से कहीं तक मुद्दे थे ही नहीं, बार बार जो खड़े किए जा रहे थे। सिर्फ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर उस बात का भी जवाब दिया कि किसी भी देश ने नहीं कहा था ऑपरेशन रोकने के लिए, और ये ऑपरेशन रोकने का फैसला भारत का था, सिर्फ और सिर्फ भारत का था। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने, मैं इसी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था सहला, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस एपिसोड का जिक्र किया संसद के भीतर कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आता है और कई बार फोन आता है, लेकिन अपने मीटिंग्स में बिजी होने की वजह से उनके फोन का वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन कई घंटे के बाद जब वो कॉल बैक करते हैं तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने उन्हें बताया कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमने जवाब दिया वो किसी के भी समझ से परे होगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ऐसी गलती करता है तो वो बहुत बड़ी गलती करने वाला है। अगर पाकिस्तान ने ऐसा साहस किया अगर भारत पर आक्रमण करने का, तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा। ये बात संपूर्ण जो उनका स्पीच था उसका लब्बो लुआब कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या अपने तकरीर के दौरान प्रियंका गांधी ने भी ये सवाल खड़े किया है कि आखिर सीज फायर क्यों हुआ। तो प्रधानमंत्री के इस जवाब से उन तमाम लोगों को जवाब मिलता है जो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे थे कि भारत अमेरिका के दबाव में सीज फायर भारत ने किया है। उन तमाम लोगों को प्रधानमंत्री के इस बात से जवाब मिल जाना चाहिए जिन लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे कि दूसरे देश के कहने पर भारत ने सीज फायर किया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जोरदार और लंबे भाषण से जहां विपक्ष को बुलडोज करने की कोशिश की, विपक्ष के तमाम जो उनके मंसूबे थे उसको उन्होंने खारिज किया, वहीं पर जो छोटे छोटे दल जिनके मन में ये भ्रम की स्थिति थी कि हिंदुस्तान ने सीज फायर किसी और देश के इशारे पर किया है, उनके मन पर जो पर्दा था उसको पर्दे को भी हटाने की कोशिश की है। और प्रधानमंत्री अपने जोरदार स्पीच के लिए पहले से भी जाने जाते रहे, चाहे राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या फिर अन्य छोटे बड़े मुद्दे हों। प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में जब बोलते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष को सोचना पड़ता है। बिल्कुल, और विपक्ष की स्थिति भी बड़ी असमंजस वाली है। युद्ध होता है तो क्यों, और सीज फायर होता है तो क्यों, हर बात पर सवाल खड़े करना ही जैसे कि आदत सी बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, ये तमाम अपडेट दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए नया सवेरा। दम आलू कैसे बना, और दाल तड़का भी, और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ।
और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। स्वागत है आपका, नया सवेरा देख रहे हैं आप। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर बिहार से आ रही है। जी हां, आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। जी हां, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और इससे कहीं ना कहीं उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत होती नजर आएंगी। बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने आशा कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि अब बढ़ जाएगी। जी हां, प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 1000 की जगह 3000 रुपए अब प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आशा कार्यकर्ताओं को 1000 की जगह 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की है। प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि होगी, जो कि ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है। तो बिहार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में बड़ा इजाफा हुआ है। आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है तो ममता कार्यकर्ताओं की भी प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले 1000 रुपए मिलते थे और अब 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ी घोषणा की है। साथ साथ ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। पहले ये प्रोत्साहन राशि जो है 300 रुपए थी, लेकिन अब 600 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे ममता कार्यकर्ताओं को। तो आशा कार्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। आशा कार्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा। बिहार से बड़ी खबर, आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ जाएगी। जी हां, 1000 से 3000 रुपए अब प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 1000 पहले मिलते थे, लेकिन अब 1000 की जगह 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि आशा कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ साथ ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में भी इजाफा किया गया है। अब ये प्रोत्साहन राशि 600 रुपए हो जाएगी। जी हां, 300 रुपए से अब ये 600 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही साथ आशा कार्यकर्ताओं को 3000 रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बड़ी खबर आपको बिहार से आप तक पहुंचा रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार सीएम नीतीश कुमार बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेक्टर में एक बड़ी अच्छी खबर इसे कह सकते हैं। स्वास्थ्य में और ज्यादा सुधार करने की दिशा में बड़ी खबर के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ताओं और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में इजाफा करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात की घोषणा की है। तो बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं। ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
और साथ ही साथ ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 600 रुपए दिए जाएंगे। तो बिहार से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले प्रति प्रसव जो है 300 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 600 रुपए प्रति प्रसव ममता कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। वहीं साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं की जो प्रोत्साहन राशि है उसमें भी इजाफा किया गया है। पहले प्रोत्साहन राशि 1000 रुपए थी, लेकिन अब आशा कार्यकर्ताओं को 3000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो बिहार चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स में जो आम जनता है उनको तोहफे देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और ये बड़ी खबर स्वास्थ्य की दिशा में, स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने की दिशा में, कैसे सेक्टर में स्वास्थ्य के सेक्टर में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो सके, इसके लिए ये प्रोत्साहन राशि काफ़ी मददगार साबित होगी। कहीं ना कहीं जो आशा कार्यकर्ता है, जो ममता कार्यकर्ता है, उनका हौसला बढ़ेगा और ज़्यादा काम करने के, और ज़्यादा जज्बे से काम करने के लिए वो आगे आएंगे। ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 600 रुपए मिलेंगे। पहले ये प्रोत्साहन राशि जो है वो 300 रुपए थी, लेकिन अब जस्ट डबल कर दी गई है। जी हां, 600 रुपए प्रोत्साहन राशि ममता कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ आशा कार्यकर्ताओं को की प्रोत्साहन राशि 3000 रुपए। जी हां, पहले ये प्रोत्साहन राशि 1000 रुपए थी, लेकिन अब 3000 रुपए, यानी कि 3 गुनी प्रोत्साहन राशि आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगी। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए प्रशांत सतपथी की पत्नी प्रियदर्शनी आचार्य ने ऑपरेशन महादेव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और अब ऑपरेशन महादेव सराहनीय कदम है। ऑपरेशन महादेव में तीनों आतंकी का निधन हुआ है, वो सुनकर अच्छा लगा। भारतीय सेना जो स्टेप लिए हैं बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं, इसीलिए भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कोलकाता के समीर गुहा की पत्नी शबरी गुहा ने ऑपरेशन महादेव की सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। इतना बड़ा लॉस हमारा हस्बैंड और मेरा बेटी का पिताजी, मतलब हम दोनों बहुत बड़ा चीज खोए हैं। लेकिन सरकार ने जो टेररिस्ट को निकास किया है तो थोड़ा बहुत जख्म में तो पोलप लगाई है, बोल सकते हैं। हमारा सेना और सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को बहुत बधाई देंगे, क्योंकि उनका वो ये ऑपरेशन किए हैं करके इतना बड़ा सक्सेस मिला है और थोड़ा सा सुकून तो है ही। पहलगाम हमले में अपने पिता को खोने वाले असावरी जगदाले ने ऑपरेशन महादेव पर कहा कि इंडियन आर्मी और भारत सरकार को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम भी चैन की नींद सो पाएंगे। मैं भारत सरकार और अपने इंडियन आर्मी से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज उन 26 लोगों को शायद जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और हम लोग भी शायद जो फैमिलीज़ अभी तक ये वेट कर रहे थे कि इसका सबका कुछ रिजल्ट मिले, हमें उसका बदला लिया जाए, तो आज वो शायद बदला पूरा हो गया, तो हमें भी शायद आज नींद आएगी, चैन से हम लोग सो पाएंगे। वो 3 नीच लोगों को जिन्होंने, वो टेररिस्ट ने हमारे पतियों को हमारे सामने मारा, उनका फोटो दिखाया ना, तो फिर मैं रो पड़ी। थोड़ा तो इंसाफ मिला है कि उन लोगों को अपनी सरकार ने, अपनी आर्मी ने, स्पेशली अपनी आर्मी उस पर काम कर रही है, हमारी मिलिट्री उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो उन्होंने उनको ढूंढा और उनको मारा। ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों द्वारा 3 आतंकियों को मार गिराए जाने पर पहलगाम में मारे गए आदिल हुसैन शाह के परिवार ने भारतीय सेना और सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज हमारे भाई का बदला पूरा हो गया, हमें इंसाफ मिला। हम बहुत फख्र करते हैं जिन्होंने हमारे भाई का बदला लिया और साथ में जितने भी लोग शहीद हो गए थे उन सबों का बदला लिया। हमें इंसाफ मिला है, हम बहुत खुश हैं कि उन लोगों की जान ली है जिन लोगों ने हमारे भैया की जान ली है।
ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों द्वारा 3 आतंकियों को मार गिराए जाने पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए गुजरात के रहने वाले यतीश परमार की पत्नी काजल परमार ने प्रसन्नता व्यक्त की है। काजल परमार ने कहा है कि सेना ने जिस तरीके से पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया है, उससे मेरा दुख थोड़ा कम हुआ है। अभी दुख की तो कोई बात ही नहीं कर सकते, पर जे अपनी सेनाएं जो काम किया है कि आतंकवाद को ख़त्म किया है, उससे मुझे थोड़ी शांति मिली है। और आगे भी कोई आतंकवादी हो झट से झट खात्मा करे, नाम निशान मिटा दीजिए आतंकवाद का। देश में जगह जहाँ जहाँ आतंकवादी है वहाँ उसको खात्मा कर दीजिए। और बात करते हैं बारिश की। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश ने मंडी समेत कई इलाकों में तांडव मचाया हुआ है। बीती रात हुई अत्यधिक बारिश के कारण धर्मशाला की सड़कें जलमग्न हो गई, तो वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ जान माल को भी क्षति पहुंची है। मंगलवार को मंडी में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में 2 लोगों की जान चली गई, तो वहीं भूस्खलन वाले क्षेत्र में सड़क को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे यातायात बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल सड़क को सुचारू करने में जुट गए। और इस बीच मौसम विभाग ने हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो शिमला से उर्मिला शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। उर्मिला, बारिश का कहर जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और जिस प्रकार से उत्पात मचाया हुआ है उसने जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। जी बिल्कुल शैला, सुप्रभात। निश्चित तौर पर बारिश का जो रौद्र रूप है वो प्रदेश में बिल्कुल भी राहत बनकर नहीं आया है। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। हमने पिछले कल मंडी शहर को देखा, तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली थी। आज सुबह 5 बजे भी जो है कुल्लू जिला के सैंज आनी ओट नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरे और यहाँ पर जो है पार्क की गई जो 5 गाड़ियां थी वो पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रदेश में भारी बारिश से जहां देखें तो जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और यहां पर फ्लैश फ्लड आ रहा है, वहीं मंडी जिला में आज भारी बारिश के चलते अलर्ट को देखते हुए टिकेन सब तहसील के सभी शिक्षण संस्थान है वो बंद कर दिए गए हैं। वहीं चंडीगढ़ मनाली 4 लेन 4 मील के पास जो है रात में लैंडस्लाइड के बाद दोबारा बंद हो गया था और जो वैकल्पिक मार्ग यहां इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी बंद पड़ा है। तो इसमें जो है लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखने को हमें मिल रही है। बारिश की वजह से प्रदेश भर में 357 है वो सड़कें बाधित हैं, अवरुद्ध हैं। 700 से ज्यादा जो बिजली ट्रांसफार्मर है वो ठप पड़े हैं। पेयजल आपूर्तियां 180 से ज्यादा है वो ठप पड़ी हैं। तो अकेले मंडी जिला में जो 254 सड़कें हैं वो प्रभावित हुई हैं। 540 बिजली ट्रांसफार्मर है वो मंडी में ही जो है मंडी जिला में ही प्रभावित पड़े हैं। आज की बात करें तो चार जिलों में जो है मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है बारिश का। इसमें चंबा शामिल है, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिले शामिल हैं। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है, आवश्यक हो तो ही सफर करें। और आज शाम तक भारी बारिश का दौर प्रदेश के जो है सभी जिलों में देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आगामी 3 दिनों में मौसम जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण थोड़ा सक्रिय रहेगा, लेकिन बारिश का दौर तो देखने को ही मिलेगा। शैला, आपको जरूर इसमें यह जानकारी देना चाहूंगी कि प्रदेश में इस मानसून सीजन में इस बारिश के कारण 170 से ज्यादा जानें हैं वो चली गई हैं और 1352 जो है मकान है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। 419 मकान हैं जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं, बारिश के कारण जो है आपदा के कारण जो है ढह गए हैं और 93 मकान है आंशिक रूप से इनको खतरा हुआ है। 293 जो है दुकान ढाबे वो प्रभावित हुए हैं और गौशालाएं भी इसमें शामिल हैं जो इस की जद में आई हैं। 1187 जो गौशालाएं हैं वो भी प्रभावित हुई है, इसकी जद में आई हैं। तो ये मानसून का जो मानसून की जो बारिश है वो प्रदेश में आपदा बनकर आई है। बहुत लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और बहुत ज्यादा विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। विनाशकारी मानसून नजर आ रहा है हिमाचल प्रदेश में और जनजीवन जिस तरह से अस्त व्यस्त हुआ है वो सचमुच चिंताजनक है। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे निसार की।
जी हां, इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन निसार उपग्रह आज शाम श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन के जरिए हर 12 दिन में न सिर्फ पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रिजोल्यूशन डेटा मिलेगा, बल्कि हर छोटी बड़ी घटना का समय से पहले पूरी से पूरी जानकारी पहुंच सकेगी, मिल सकेगी। तो क्या कुछ खास है इस मिशन में, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत एक बार फिर से तैयार है। निसार मिशन के जरिए दुनिया भर पर एक और छाप छोड़ने की तैयारियां चरम पर हैं। ये मिशन सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है। हालांकि इसमें लागत और डेटा प्रबंधन जैसी चुनौतियां तो हैं, लेकिन इसरो की साख, वैज्ञानिकों की मेहनत और भारत के जज्बे के आगे ये चुनौतियां कहीं नहीं टिकती। और एक बार फिर दुनिया भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और करिश्मा देखने को तैयार है। इसके साथ ही निसार मिशन एक और प्रमाण है कि भारत किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र की हर ऊंचाई पर अपना परचम लहरा रहा है और दुनिया को अपने जज्बे की ताकत दिखा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। 30 जुलाई शाम 5:40 पर दोनों एजेंसियों का साझा प्रोजेक्ट निसार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की निगरानी करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। निसार मिशन की खास बात यह है कि ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रिजोल्यूशन डेटा देगा, वो भी दिन रात और हर मौसम में। इस मिशन का कुल बजट लगभग $1.5 बिलियन है और ये इसरो और नासा के 1 दशक पुराने सहयोग का सबसे बड़ा नतीजा है। इस उपग्रह को भारत के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा 743 किलोमीटर ऊंचाई सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। निसार में 12 मीटर का मेश रिफ्लेक्टर एंटीना लगा है, जो I3K सैटेलाइट बस के साथ जोड़ा गया है। ये 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पृथ्वी की स्कैनिंग करेगा। इसके जरिए सतह की सूक्ष्म विकृति और मिट्टी की नमी जैसे बदलावों की सटीक पहचान की जा सकेगी। खास बात यह है कि ये मिशन L बैंड और S बैंड दोनों पर काम करता है। इसके चलते ये सैटेलाइट घने जंगलों, बर्फीली सतह और बादलों के आर पार भी बेहद सटीक डेटा जुटा सकेगा। यानी दिन हो या रात, हर मौसम में ये धरती का सही डेटा देगा। भारत के वैश्विक पटल पर तेजी से बढ़ते कद को ये मिशन नई उड़ान देने के साथ साथ और ऊंचाई पर ले जाएगा और भारत इसरो की ताकत का लोहा एक बार फिर पूरी दुनिया में मनवाएगा। इस मिशन पर कड़ी नजर रख रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये प्रक्षेपण रणनीतिक, वैज्ञानिक साझेदारियों की परिपक्वता और उन्नत पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों में एक विश्वसनीय वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत के उदय को दर्शाता है। निसार मिशन के जरिए धरती पर आने वाली आपदाओं, विपरीत परिस्थितियों के बारे में सार्थक जानकारी जुटाकर उसके निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। खासकर कृषि और किसानों को बेहतर फसल योजना बनाने में मदद मिलेगी और सूखा या बाढ़ जैसी स्थितियों से पहले ही निपटा जा सकेगा। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रखेगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं। We are going to have the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite launch using our indigenously developed GSLV Mark II vehicle, which is targeted on 30th of this month, evening 5:40. And this is going to give lot of benefit to the common man of the not only India, global community. And in fact, the satellite can cover the entire world once in 12 days. It can cover the entire world, and it is going to be used for multiple purpose, including earth observation and disaster warning and mitigation. Multiple purpose it is going to benefit. इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस संयुक्त मिशन निसार से पूरी दुनिया को काफी लाभ होगा। ये न केवल प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि सटीक अनुमान लगाने में भी कारगर साबित होगा। आइए आपको बताते हैं कि मिशन निसार कहां-कहां अपना प्रभाव दिखाएगा। भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने में कारगर साबित होगा। समुद्री जल स्तर और ग्लेशियर बर्फ की चादरों में हो रहे बदलावों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग होगी। जंगलों की कटाई और वनस्पति में परिवर्तन का असर दिखेगा।
सतही जल संसाधनों की मैपिंग हो सकेगी और कृषि, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर बेहतर रिसर्च के साथ साथ हर तरह के डेटा का संरक्षण हो सकेगा। निसार मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक वरदान साबित होगा। इस मिशन की प्रमुख विशेषता ये है कि निसार द्वारा उत्पन्न सभी डेटा अवलोकन के 1 से 2 दिनों के भीतर और आपात स्थिति में लगभग वास्तविक समय में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इन तमाम जानकारियों के जरिए वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधानों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी और हर तरह की आपदाओं और विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने के साथ साथ तैयारियों को और मजबूत करने का समय भी मिलेगा और भारत विश्व गुरु बनने की भूमिका को एक बार फिर से चरितार्थ करता नजर आएगा। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और रितेश रंजन श्रीहरिकोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रितेश, सुप्रभात। अंतरिक्ष में अब एक और कीर्तिमान, एक और इतिहास रचने को तैयार है भारत का इसरो। एक बार फिर से दुनिया देखेगी भारत की ताकत। रितेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हाँ जी रितेश। जब नासा और इसरो किसी अंतरिक्ष अनुसंधान पर एक साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले यूएस और इंडिया एक साथ तब आया था जब यहाँ साइट लॉन्च की गई थी, जो साइट जो जिसे कहते हैं सैटेलाइट इंस्ट्रूमेंटल टेलीविजन एक्सपेरिमेंटल। तो ये 1975 के दौर में हुआ था और उसके बाद ये अब पहली बार हो रहा है जब अंतरिक्ष अनुसंधान में सैटेलाइट पर काम किया जा रहा है। ये ध्यान देने वाली बात होगी और इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है काम कि ये अर्थ के का ऑब्जर्वेशन करेगा और ये 24 घंटे रहेगा। अन्य सैटेलाइट जो रहते हैं उनका एक निश्चित टारगेट रहता है कि कौन से भूतल को या कौन से स्थल को देखना है, तो उसका एक निश्चित टारगेट रहता है। लेकिन ये और उसके बाद जो है उनका इमेजिंग सिस्टम जो है ऑफ कर दिया जाता है जब जहां उनका काम नहीं रहता है। लेकिन ये जो है 24 घंटे मॉनिटर करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब भी दुनिया में कभी कोई आपदा आती है तो इससे हमें पहले जानकारी मिल जाएगी और जो अंतरिक्ष अनुसंधान में के क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिक हैं उनको ये डेटा मिलेगा और ये वो डेटा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए, धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। आपको बता दें कि रूस के कमचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जी हां, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस कमचटका प्रायद्वीप के पास भूकंप आया है, एक 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। रूस की स्थानीय मीडिया के अनुसार रूस के सुदूर पूर्व में तट के पास ये भूकंप आया है जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं रूस के सुदूर पूर्व बंदरगाह शहर से सेवेरोपोलिस से सुनामी की लहरें टकराई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रूस के इस इलाके में 1952 के बाद भूकंप का इतना जोरदार झटका महसूस किया गया है। भूकंप के बाद अमेरिका और जापान में भी सुनामी की चेतावनी जारी हो गई है। जापान में पहली सुनामी देखी गई है। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को खाली करा लिया गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। किसी भी तरह के नुकसान की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो बेहद खतरनाक भूकंप, रूस में 1952 के बाद भूकंप का इतना जोरदार झटका महसूस किया गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूस कमचटका प्रायद्वीप के पास भूकंप महसूस किया गया है, बेहद तीव्र भूकंप। शुभेंदु घोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु, क्या कुछ है ज्यादा अपडेट?
जी देखिए, जो अभी ताज़ा खबर मिल रही है 8.8 रिक्टर स्केल पे नापा गया है इस भूकंप को, जो कि कमचटका पेनिनसुला जो है ये फार जो पूर्व रूस है उस हिस्से में रूस के ये भूकंप का झटका आया है। लेकिन वो जो पूरा रीजन आप देखेंगे, जो बेरिंग सी का पूरा रीजन है, बेरिंग सी के उस तरफ आप अलास्का देखेंगे, वहां पर भी जो वार्निंग है उसको अलर्ट कर दिया गया है। आप बेरिंग सी के ही अगर साउथ में देखेंगे तो जापान का जो होकाइडो प्रोविंस आता है, वहां पर भी करीब 1 से 2 फुट ऊंची जो समुद्र की वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड किया गया है। वहां पर भी एक इमरजेंसी अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और इवैक्यूएशन शुरू हो गई है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट जिसके बारे में आपने जिक्र किया, जो कि अभी बंद पड़ा है, उसको भी जो मेंटेनेंस के लिए जो स्टाफ होता है उनको भी वहां से इवैक्यूएट करके ऊंचे स्थानों पे ले जाया जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि 1952 के बाद ये पहली बार है जो इतनी तेज भूकंप आया है। अमेरिका के जो पैसिफिक में टेरिटरीज हैं, हवाई और जो अलास्का की टेरिटरीज है, वहां पर भी लार्ज स्केल इवैक्यूएशन के लिए कहा गया है। फिलहाल जानकारी जो जान माल के नुकसान की है अभी तक नहीं आई है, लेकिन रशिया में जहां कमचटका पेनिनसुला में प्रायद्वीप में जहां पे ये भूकंप आया है, वहां पे जो इमारतें हैं उन पे खासा नुकसान हुआ है। और बड़ी बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं जापान और अमेरिका में भी सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, इन दोनों ही देशों में सुनामी के जो वार्निंग्स है, अलर्ट है, उनको घोषित कर दिया गया है। अमेरिका में खासकर अलास्का में और जापान का जो उत्तरी भाग है, होकाइडो का जो प्रोविंस है, वहां पे ऊंचे वेव्स करीब 1 से 2 फुट जैसे मैंने बताया उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। वहां पर भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमें याद होगा कि 2011 का जो विध्वंसकारी सुनामी था उसकी यादें ताज़ा होती हैं इस भूकंप के बाद। और जो जानकार है वो ये कहते हैं करीब 7 से ऊपर की रिक्टर स्केल की आफ्टर शॉक्स आने की भी आशंका है। सो फिलहाल जितने भी एक्सपर्ट है वो मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को। और 8.8 का जो ये भूकंप आया है कमचटका पेनिनसुला में, ये ऐतिहासिक है। ये भी जानना चाहेंगे शुभेंदु कि अगर नुकसान की बात करें तो क्या कुछ नुकसान हुआ है और आफ्टर शॉक्स को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए शैला, नुकसान की अगर बात करें तो अभी जानकारी पूरी तरीके से सारे प्रांतों से नहीं आ पाई है, लेकिन जहां पे कमचटका पेनिनसुला है जो ईस्टर्न रशिया में पड़ता है, वहां से नुकसान की जो इमारतें हैं उनके ढह जाने की खबरें आ रही हैं। पुख्ता खबरें अभी और भी आना बाकी हैं। जो अमेरिका और जापान में जो अलर्ट जारी किया गया है वहां पे कितना नुकसान हुआ है, लेकिन वहां भूकंप से ज्यादा सुनामी की जो वार्निंग है उसका खतरा मंडरा रहा है। और लार्ज स्केल इवैक्यूएशन की बात की गई है फुकुशिमा में भी। और जो आफ्टर शॉक्स होती हैं ऐसे भूकंप में, पिछले 10 दिनों से कमचटका प्रोविंस में भूकंप रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लेकिन अभी 8.8 के बाद करीब 7 या 7.5 दशमलव तक के आफ्टर शॉक आने की आशंका है। चलिए, आप शुभेंदु अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे जो अपडेट होगी वो जानकारी हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम अपडेट के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आगे आपको दिखाएंगे अखबारों की सुर्खियां। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और नया सवेरा में अब बारी अखबारों की सुर्खियों की।
तो दिल्ली से प्रकाशित होने वाले तमाम अखबारों को लेकर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी भावना नैयर। भावना, सुप्रभात, क्या कुछ है आज अखबारों से खास? सुप्रभात शैला, और नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। अगर आज के अखबारों की बात करें तो संसद के मॉनसून सत्र में जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य हुआ है, साथ ही साथ विपक्ष ने जिस तरीके से पलटवार किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक बात को बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा है, वो फिलहाल सभी अखबारों में आज छाया रहा है। लेकिन अन्य महत्वपूर्ण खबरें भी हैं जो अखबारों के विभिन्न पन्नों में आज छाई रही हैं, जिसमें भारत में अब आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है सहकारिता। ये कहना है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का, जहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक वीडियो संदेश दिया है, जहां कहा है कि पारंपरिक सीमाओं से अब आगे बढ़ रहा है हमारा सहकारिता। साथ ही साथ डिजिटल क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र या फिर कहें आत्मनिर्भरता का क्षेत्र और वित्तीय समावेशन के जैसे क्षेत्रों में नए नए नवाचार सामने आ रहे हैं, नवोन्मेष सामने आ रहे हैं और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनता जा रहा है हमारा सहकारिता। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सहकारिता और सतत विकास गति बनाए रखने और नई संभावना तलाशने के विषय पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने ये वीडियो संदेश दिया है, जहां बताया है कि डिजिटल स्वास्थ्य रोजगार में निभा रही है सहकारिता अहम भूमिका। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर, कल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस था। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि भारत की अगुवाई में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA में अब शामिल हो गए हैं 24 देश, यानी कि 24 देशों ने सहमति दे दी है और ये देश हैं भारत, अर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इथोपिया, इस्वानी, गिनी, लाइबेरिया, निकारागुआ, रवांडा, सोमालिया और सूरीनाम इस गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने जानकारी दी प्रोजेक्ट चीता के लिए, जहां उसके तहत अफ्रीका से और चीते लाने की योजना के बारे में उन्होंने कहा कि भारत के पास नामीबिया जैसे समान जलवायु क्षेत्र के चीते लाने की ठोस योजना, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से चिड़ियाघर में भी जिस तरीके से बाघों की संख्या लगातार जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, निसार मिशन से जुड़ी हुई है। आज इसरो और नासा मिलकर एक बड़ा कीर्तिमान रचने जा रहे हैं, जिसका नाम दे रहे हैं वो निसार, और धरती का बेहतर तरीके से डेटा ला सकेगा अब निसार। उल्टी गिनती इसकी शुरू हो चुकी है। आज श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया जाना है। इसरो का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV आज शाम 5:40 पर सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी कि निसार उपग्रह को सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा से प्रक्षेपित करेगा। कई इसकी खूबियां हैं जिसको इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। इसके साथ साथ खबर आ रही है भारतीय तटरक्षक बल से, जिसको मिल चुका है अब अटल पोत। जी हां, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक के लिए बनाए जा रहे 8 अत्याधुनिक स्वदेशी डिजाइन वाले फास्ट पेट्रोल वेसल यानी कि FPV की श्रृंखला में अब अटल पोत को शामिल कर दिया गया है, जिससे भारत की समुद्री ताकत और बढ़ने वाली है। साथ ही साथ निगरानी क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी। चलते चलते एक और खबर का रुख कर लेते हैं। पैन आधार सत्यापन के बाद ही संपत्ति अब आप ले सकेंगे, यानी कि पैन और आधार वेरिफिकेशन अब जरूरी हो गया है। बेनामी संपत्ति और भूमि खरीद पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही सरकार बेनामी से पहले आधार और पैन नंबर का सत्यापन अनिवार्य करने जा रही है। तो ये जल्द ही निर्देश जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो शैला, अगर आज के अखबारों की बात करें तो ये कुछ मुख्य सुर्खियां हैं जो अखबारों के अलग अलग पन्नों में आज प्रकाशित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भावना। ये तमाम अपडेट, तमाम सुर्खियां अलग अलग समाचार पत्रों से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, खबरें देखेंगे खेल जगत से। भारत इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट कल से द ओवल में शुरू होगा। द ओवल टेस्ट से पहले अभ्यास के दौरान गौतम गंभीर की ओवल पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस के साथ तीखी बहस हो गई। भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक को हस्तक्षेप करना पड़ा। कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने हस्ताक्षर किए हुए क्रिकेट बैट लंदन में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और उप उच्चायुक्त सुजीत घोष को भेंट किए। भारत की सात्विक और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी ने मकाऊ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत से आगाज किया और टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। भारत के शीर्ष खिलाड़ी लक्ष्य सेन BWF पुरुष सिंगल वर्ल्ड रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाकर 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। HS प्रणय भी 2 पायदान ऊपर चढ़ते हुए 33वें स्थान पर आ गए हैं।
और नया सवेरा में अब देख लेते हैं देश भर के मौसम का मिजाज। सावन की रिमझिम में संगीतमयी माहौल हो तो क्या कहने। तो चलिए नया सवेरा में आपको भी इसी आनंद का एहसास कराते हैं। आप लीजिए बुंदेली कजरी का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे